हम लोग लास्ट क्लास में स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ रहे थे एसएचएम में। हेडिंग डालिए एसएचएम इन डबल मास सिस्टम। एसएचएम इन डबल मास सिस्टम। एसएचएम इन डबल मास सिस्टम। एसएचएम इन डबल मास सिस्टम में पहले समझ लें कि ये दो ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होंगे और वो दोनों ब्लॉक एक साथ सेम टाइम पीरियड में सेम फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेंगे। मतलब समझे कहने का क्या है, जैसे हम आपसे कहें ये एक m1 मास है और ये m2 मास है, ठीक है, और ये इसकी नेचुरल पोजीशन है x इक्वल टू 0, ये इसकी मीन पोजीशन PSE, ये दोनों की PSE है। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है। अभी स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। अगर डिफॉर्मेशन नहीं तो कोई KX नाम का फोर्स नहीं होगा। हमने इनको पकड़ा, हमने इसको राइट खींचा x1, इसको लेफ्ट खींचा x2, इसे x1 और इसे x2, ऐसे यहां से डिस्प्लेस किया। ध्यान दीजिए जरा, ये m1 मास और ये m2 मास। हमने इसको कितना खींच के छोड़ा x2, इसको कितना खींच के छोड़ा x1, राइट। तो ये हो गई इसकी कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से हम रिलीज कर रहे हैं, इसको हम यहां से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। बताओ ये इसका कौन सा एक्सट्रीम है, ये इसका राइट एक्सट्रीम है, ये इसका राइट एक्सट्रीम है। उसका बताओ वो कौन सा एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम। तो क्या दोनों एक साथ अपने अपने एक्सट्रीम से शुरू हो रहे हैं, बस फर्क कितना, एक राइट एक्सट्रीम से एक लेफ्ट एक्सट्रीम। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच में फेज डिफरेंस बताइए। एक पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक राइट एक्सट्रीम में, फेज डिफरेंस 180 पाई, बिल्कुल सही बात, पाई फेज डिफरेंस। और पाई फेज डिफरेंस का मतलब होता है वो दोनों पार्टिकल आउट ऑफ फेज में होंगे। कैसे होंगे, आउट ऑफ फेज। तो बोथ पार्टिकल आउट ऑफ फेज मतलब पाई फेज डिफरेंस, 3 पाई फेज डिफरेंस, 5 पाई फेज डिफरेंस, अपोजिट फेज, आउट ऑफ फेज। अब देखिए ये फोटोग्राफ अगर t बराबर 0 का है, देखिए ध्यान से, ये फोटोग्राफ इसका t बराबर 0 का है। अच्छा तो स्प्रिंग में कितना डिफॉर्मेशन आ गया, x1 प्लस x2। तो बताओ इधर जो फोर्स आएगा इधर kx, वो आएगा k x1 प्लस x2, रेस्टोरिंग फोर्स। इस पर इधर आएगा k x1 प्लस x2, यही होगा हमारा रेस्टोरिंग फोर्स। बोलो भाई। तो देखिए थोड़ी देर के बाद अगर हम देखें, जब ये इधर आएगा, यहां देखो यहां पहुंचेगा m2 मास, तो ये m1 मास यहां आ चुका होगा ऐसे, और हम देखेंगे कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में इसकी वेलोसिटी यहां v2 मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहां v1 मैक्सिमम हो जाएगी। ये फोटोग्राफ t बराबर t/4 का होगा और इसका भी फोटो ये t बराबर t/4 का होगा, राइट। और यहां बताओ kx घट के क्या हो जाएगा, 0। अगली बात बताओ, ये मैक्सिमम वेलोसिटी रफ्तार में है, तो ये बताओ इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, स्प्रिंग दबेगी और ये यहां कहीं पहुंचेगा m1 मास, और ये यहां कहीं आएगा m2 मास, और यहां जाकर के यहां से कितना दबेगा, ये x1, यहां जाके वेलोसिटी 0 करेगा। ये यहां से कितना दबेगा, x2, यहां जाके वेलोसिटी 0 करेगा। और ये फोटो होगा t बराबर t/2 का, और इसका भी फोटो होगा t बराबर t/2 का। बोलो भाई। फिर बताओ ये वापस आएगा, ये यहां पहुंचेगा m1, और ये m2 यहां पहुंचा होगा, और यहां इसकी वेलोसिटी इधर v2 मैक्सिमम होगी, और यहां इसकी वेलोसिटी इधर v1 मैक्सिमम होगी, और स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। और ये फोटो होगा t बराबर
3t/4 का। इसके बाद बताओ ये जब फिर एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो क्या यही फोटो रिपीट होगा और हम कहेंगे 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। यानी इनका SHM देखो कैसा हो रहा होगा दोनों का। ये नेचुरल लेंथ थी, हमने इधर x1 इसको x2 ऐसे करके छोड़ा, तो ये बताओ एक साथ अपने मीन पे आएंगे, फिर एक साथ अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, और ऐसे ही ये सिस्टम लगातार क्या कर रहा होगा SHM। और दोनों ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन फेज डिफरेंस कितना पाई। तो इसमें एक लाइन लिख लें, बोथ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, both particle performing SHM with same time period but in opposite phase, same time period but in opposite phase, same time period but in opposite phase, और ब्रैकेट में लिख लो phi equal to pi, phi equal to pi। अपोजिट फेज क्यों है, क्लियर है, क्योंकि ये वाला बताओ अपने लेफ्ट एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, ये अपने राइट एक्सट्रीम पे उस समय, जब ये अपने मीन पे है लेफ्ट जा रहा है, ये अपने मीन से राइट जा रहा है। हमेशा दोनों के बीच में किसी भी टाइम पे देखोगे कितना फेज डिफरेंस रहेगा, पाई, राइट। अब हम निकालना चाहते हैं इनका टाइम पीरियड ऑफ SHM। बताओ आप हमारी थोड़ी सी मदद करो, इधर दोनों का टाइम पीरियड बराबर है, हम किसी का भी टाइम पीरियड निकाल लें। यार एक बात बताओ, ये KX कंबाइंड के लिए कैसा है, इंटरनल, तो इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है बताओ वो अपनी पोजीशन बदलेगा कि रेस्ट पे रहेगा। तो अगर कंबाइंड CM को रेस्ट पे रहना, ध्यान देना, मैं तुमसे कहूं यहां मान लो इनका कंबाइंड CM था, यस, तो क्या कंबाइंड CM अभी भी यही होगा। और अगर कंबाइंड CM को रेस्ट पे रहना है तो कंबाइंड CM रेस्ट पे तभी होता था जब दोनों तरफ मास मूवमेंट का चेंज बराबर हो और मास मूवमेंट भी बराबर हो। तो बताओ इसका मास मूवमेंट जब ये यहां से यहां आया कितना कम हुआ, m2x2, तो उस समय इसका कितना कम हुआ, m1x1। यानी जितने टाइम में इसने मास मूवमेंट m2x2 कम किया, इसने उतने ही टाइम में m1x1 कम किया। तो एक इक्वेशन तो समझ में आ गई कि m1x1 विल बी इक्वल टू m2x2, फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने मास मूवमेंट से बनाई, बोलो भाई। अच्छा, इनके एम्पलीट्यूड में भी तो ये रिलेशन होगा। बताओ अगर हम इसे x2 छोड़ दें तो ये x2 ही तो एम्पलीट्यूड बनेगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं m1a1 विल बी इक्वल टू m2a2। अगर हमें एक का एम्पलीट्यूड पता हो जाए तो दूसरे का एम्पलीट्यूड हम बता सकते हैं, राइट। अब हम निकालने जा रहे हैं SHM का टाइम पीरियड। क्या तरीका था, फाइंड PSE, किसी भी एक को टारगेट करो, किसको टारगेट करना चाहते हो, M1 को कर लें। तो बताओ ये M1, ये PSE से हमने कितना डिस्टर्ब किया, x1। अब हम निकालेंगे रेस्टोरिंग, और वो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x1 आना चाहिए, बोलो भाई। तो बताओ जब यहां x1 डिस्प्लेस करा तो बताओ हम M1 को टारगेट कर रहे हैं, बताओ M1 पर रेस्टोरिंग फोर्स कितना आया, K x1 प्लस x2, और इसको हम लिखेंगे M1 इंटू A1 बराबर, ये हो जाएगा K x1 प्लस x2। लेकिन आप मेरी थोड़ी मदद करो, हम चाहते हैं इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो, x1 के प्रोपोर्शनल हो। माइनस अंडरस्टूड है, माइनस की जगह मॉड ले लेंगे। तो बताओ क्या ये तो अंडरस्टूड है ना कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट होंगे। अब बताओ हमें पूरे में x1 लाना है तो किसको हटाएं, x2 को हटा दीजिए। और x2 को हटाने के लिए क्या ये इक्वेशन है, तो देखो m1, ये m1 है, A1 बराबर K x1 प्लस x2 की वैल्यू m1 x1 अपॉन m2। तो यहां से जरा देखो ये m1 A1 x1 आप बाहर कर लो भाई, और ये बताओ जरा K टाइम्स m2 प्लस m1 अपॉन m2, सही है। अब देखो भाई मॉडुलस ऑफ A1 इज इक्वल टू आ रहा है K टाइम्स m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, क्यों, और ये हो गया मॉडुलस x1। और अब मैं तुमसे कहूंगा इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर x1 के साथ।
तो ये ध्यान दीजिए, जिसका एक्सेलरेशन उसी के डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी निकालनी पड़ेगी। तो हमने m1 को देखा तो m1 का डिस्प्लेसमेंट x1 के साथ प्रोपोर्शनलिटी देखी। तो बताओ यहां से ये k टाइम्स m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 और ये हो गया मॉडुलस ऑफ x1। पहले तरह नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा रफ करूंगा। तो एकदम फील है कि कैसे SHM हो रहा होगा। ये हमेशा पाई फेज डिफरेंस में ऑसिलेट करेंगे। ये दोनों ऐसे एक्सट्रीम पे थे, एक साथ मीन पे आए, फिर एक साथ एक्सट्रीम पे आए। ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे तो ये अपने राइट एक्सट्रीम, फिर एक साथ मीन पे अपोजिट डायरेक्शन मूविंग, फिर एक्सट्रीम अपोजिट, और ऐसे लगातार SHM करते रहेंगे। हो गया। अब देखिए मैं ये फोटो रफ कर रहा हूं, तो यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, बताइए भाई ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा बराबर रूट के अंदर k टाइम्स m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ये आ गया ओमेगा। तो बताओ टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हो गया 2 पाई रूट के अंदर m1 m2 अपॉन k m1 प्लस m2। क्या सही लिखा है? देख लीजिए, 2 बाई रूट के अंदर m1 m2 अपॉन k m1 प्लस m2, ये आया टाइम पीरियड आंसर। ये आ गया टाइम पीरियड। तो इस तरीके से ये दोनों ब्लॉक आउट ऑफ फेज में सेम टाइम पीरियड और सेम फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहे हैं। इसी को कुछ लोग रिड्यूस्ड मास से करा देते हैं। रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास क्या होता है ध्यान दीजिए। रिड्यूस्ड मास से ऐसे बोलते हैं, कहते हैं दो मास को भूल जाइए और कहिए एक स्प्रिंग से एक अकेला मास है, यानी दो मास को रिड्यूस करके हम एक ही मास मानना चाहते हैं और m की जगह म्यू मान लिया, और इसी म्यू को हम बोलेंगे रिड्यूस मास। अब याद करो इस स्प्रिंग मास सिस्टम का जिसका मास अगर म्यू है, इसका टाइम पीरियड क्या होता था? t बराबर 2 बाई, बोलो जल्दी से, रूट के अंदर म्यू बाई के। तो यहां म्यू की जगह क्या लिखा है? तो म्यू की जगह लिखा है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जरा देखो 1 अपॉन म्यू क्या लिखा है? 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। चेक कर लो। तो कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं कि डबल मास सिस्टम को हम सिंगल मास सिस्टम में रिड्यूस कर सकते हैं, और उस सिंगल मास का मास आप रिड्यूस करके निकाल लीजिए 1 बाई म्यू बराबर 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2, या म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस, और फिर एक सिंगल ब्लॉक मानते हुए टाइम पीरियड 2 पाई रूट म्यू बाई के, और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में ये हुआ कैसे, वो हमने तुम्हें पहले फील कराया है, राइट? हेड डालिए, हेड डाले फिजिकल पेंडुलम। हटा दें। फिजिकल पेंडुलम। अब यहां से शुरू हो रहा है एंगुलर SHM। अभी तक हमने क्या पढ़ा था?
लीनियर एसएचएम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर एसएचएम, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर एसएचएम और उसमें फिजिकल पेंडुलम। याद करो जरा, एंगुलर एसएचएम के सवाल करने का क्या फंडा हमने सिखाया था, तुम पहले ही बताओ। एंगुलर एसएचएम पढ़ाने का क्या सवाल करने का क्या फंडा बताया था मैंने, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पीएससी सर्च। और पीएससी किसे बोलेंगे, जहां टाउ नेट 0 और नेट टॉर्क किसके अबाउट 0, सस्पेंशन पॉइंट जिसके अबाउट ऑसिलेशन होने जा रहा है, उसके अबाउट नेट टॉर्क 0 देखेंगे। फिर उस पार्टिकल को पीएससी से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे थीटा। अगर हमने थीटा घुमाया क्लॉक तो नेट टॉर्क आना चाहिए एंटी क्लॉक, और वो टॉर्क टाउ नेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और वहां से हम लोग ओमेगा निकालते थे और फिर टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा लिखते थे, राइट। तो समझिए जरा फिजिकल पेंडुलम क्या होता है। फिजिकल पेंडुलम में जो बॉडी, जो बॉब होगा, उसमें डायमेंशन होगा, उसका साइज होगा, उसका रेडियस वगैरह होगा, रॉड होगी, रिंग होगी, डिस्क होगी। ऐसी बॉडी के एसएचएम को हम लोग, अगर कोई रॉड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मान लो ये रॉड है, हमने इसके अबाउट पाइवोट कर दिया, अब ये ऐसे लगातार क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये फिजिकल पेंडुलम की कैटेगरी में आएगा। अगर ये बॉब रस्सी से हम एक पॉइंट मास लटका दें, उसे क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम में क्या है कि जो बॉडी ऑसिलेशन करने जा रही है, अगर उसमें डायमेंशन है तो वो क्या बन जाएगा, फिजिकल पेंडुलम। अगर वो पॉइंट मास है तो क्या बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम, राइट। तो देखिए भाई, मैं तुमसे कहूं कि फिजिकल पेंडुलम में ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट है, देखिए बढ़िया से, और हमने किसी बॉडी को ऐसे लटका रखा है, ये हमारी बॉडी, इसमें हमने डायमेंशन आपको दे दी है, मान लो इसकी डायमेंशन कितनी है, आर रेडियस इसकी, ठीक। ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट है, ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट, ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट है, ठीक। सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, ये दूरी, इसे हम लोग बोला करेंगे डी इफेक्टिव। क्या बोलेंगे, डी इफेक्टिव। सस्पेंशन पॉइंट से सीएम तक की दूरी को क्या बोलेंगे, डी इफेक्टिव। बहुत बढ़िया समझना। हम आपसे कहें सबसे पहले पीएससी सर्च करो, तो पीएससी किसे बोलेंगे, जहां पर सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो, 0। ये मान लो सस्पेंशन पॉइंट है, इसको हमने ओ नाम दे दिया। तो ओ पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट एसएचएम होने जा रहा है, उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो चलो भाई अब बीडी बनाओ, नीचे की तरफ एमजी, ऊपर की तरफ टेंशन। बताओ टेंशन और एमजी दोनों ही यहां से पास कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में टाउ नेट अबाउट ओ क्या आ रहा है, 0। तो हम कहेंगे यही पोजीशन क्या बनेगी, पीएसई। ये होगा पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम पार्टिकल को पीएससी से थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, राइट। अरे देखो ये एसएचएम करेगा कैसे, पहले तो हम तुम्हें ये समझा दें, फिर हम इसका एसएचएम का टाइम पीरियड निकालें। मैं तुमसे कहूं कि मान लो ये पार्टिकल, हम यहां से इसको कोई एंगल मैक्सिमम थीटा नॉट ले जाकर के यहां से छोड़ रहे हैं, यहां से छोड़ रहे हैं। तो ये फोटोग्राफ अगर इसका टी बराबर 0 का है, ठीक, बताओ ये कहां से शुरू हो रहा है, टी बराबर 0, मीन पे कि एक्सट्रीम पे। तो इसका बताओ इनिशियल फेज कितना, अरे कितना थीटा, फाई कितना इनिशियल फेज। अरे एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखते थे, फाई क्या होता था, इनिशियल फेज। फाई 0 कब होता था, जब पार्टिकल कहां से शुरू होता था, अरे टॉप से, एसएचएम ऐसे हो रहा था क्या, कहां पे शुरू होता था, मीन पे, किधर जा रहा था, एक्सट्रीम। कौन से एक्सट्रीम की तरफ यार, राइट जा रहा था। तो अगर पार्टिकल मीन पे राइट जा रहा तो इनिशियल फेज कितना, 0। लेकिन अगर पार्टिकल टी बराबर 0 पे एक्सट्रीम पे, राइट एक्सट्रीम पे, इनिशियल फेज π/2। तो ये बताओ इनिशियल फेज इसका कितना होगा, π/2। अच्छा अगर इसी की इक्वेशन यहां से शुरू करें और राइट जा रहा हो तो इनिशियल फेज 0। अगर यहां से शुरू करें और राइट आना चाह रहा है तो इनिशियल फेज 3π/2 या -π/2, 3π/2 या
एक ही बात है, 3π/2 में से 2π घटा सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो बताओ ये एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है t बराबर 0 पे, तो इसका SHM का फंक्शन पता क्या लिखेंगे, थीटा बराबर, वहां लिखते थे x बराबर लीनियर SHM, एंगुलर SHM, थीटा बराबर वहां लिखते थे a एम्पलीट्यूड, यहां एम्पलीट्यूड कितना होगा, थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड, या एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा बेटे, थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या फाई की जगह है π/2 आएगा। ये होगा इसके SHM का इक्वेशन। बोलो यार। अच्छा सुनो, ये इसके लिए मैं और फोटो बना दे रहा हूं। अगर ये ऐसे होता, यहां से शुरू होता, यहां बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी होती इसकी, t बराबर 0 पे अगर ये यहां होता तो बताओ हम इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं, थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी ओनली। अब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थीटा नॉट वो एंगल है जहां पर जाकर के ये अपनी स्पीड क्या करेगा, 0, तभी तो इसे हम लोग एंगुलर एम्पलीट्यूड कहेंगे, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड। बोलो भाई, अब समझिए। तो पहले तो हम आपको फील करा दें, तो ये सुनो, फंक्शन SHM का क्या इक्वेशन होगा, ये तो इस बात से डिसाइड होता है कि t बराबर 0 पे वो पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है, इस बात से डिसाइड होता है, राइट। बताओ भाई, तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें एंगुलर SHM का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता था, याद करो, इनिशियल फेज, और वो इससे पता चलेगा कि वो t बराबर 0 पर कहां है और किधर की तरफ जा रहा है। बहुत बातचीत हुई इस पे भाई। इसकी इक्वेशन ये आएगी, क्यों बताना जरा, अगर ये फोटो t बराबर 0 का है तो देखना जब ये यहां आएगा ऐसे, एंगुलर SHM। अच्छा एक बात और समझ लो, हम जो एंगुलर SHM पढ़ेंगे वो बहुत ही स्मॉल एंगल, थीटा टेंडिंग टू 0, यानी 1-2 डिग्री के अंदर के SHM की बात हो रही है। ये नहीं कि 30 डिग्री तक चला जा रहा है, फिर वो ऑसिलेटरी मोशन होगा, वो SHM नहीं होगा। अगर ये बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री तक, तो पार्टिकल आएगा, फिर इधर 30 जाएगा, वापस ये करेगा, कैसा मोशन होगा, ऑसिलेटरी, फिर हम उसे SHM नहीं कहेंगे। क्यों, अभी बता रहे ना, SHM की क्या कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ SHM, कंडीशन ऑफ SHM, क्या तुम चौथी क्लास कर रहे हो, SHM की तुम्हें कंडीशन ऑफ SHM नहीं पता है, A प्रोपोर्शनल टू -x, वेरी गुड। ये लीनियर SHM की थी। एंगुलर SHM में अल्फा प्रोपोर्शनल टू -थीटा, ये भी प्रूव कर देंगे। वो अगर बड़ा एंगल होगा तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू -थीटा नहीं होगा। अब देखिए, ये t बराबर 0, तो जब यहां आएगा तो ये t बराबर t/4, और जब बताओ यहां गया होगा यहां से घूम के, तो ये टाइम t बराबर t/2, और फिर बताओ जब ये वापस आया होगा तो ये बताओ t बराबर 3t/4, क्यों, और फिर बताओ जब यहां पहुंचा होगा तो t बराबर t, और हम कहेंगे इसने एक ऑसिलेशन परफॉर्म करा, कंप्लीट करा। तो ऐसे हो रहा होगा SHM। अब हम निकालना चाहते हैं इसके SHM का टाइम पीरियड। तो पहले तो ये फील होना चाहिए कि SHM कैसे होगा। अच्छी बात हो, हम इसको यहां से पकड़ के 2 डिग्री ले जाके छोड़ दें, तो यही 2 डिग्री क्या होगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड। बोलो बोलो। या फिर हम इसको जाए ऐसे हिट कर दें, तो जितनी एंगल तक ही घूमेगा क्या वही एंगुलर एम्पलीट्यूड बन जाएगा, राइट। तो चलिए, पहले तो ये फील हो गया कैसे SHM करेगा। अब अच्छा, यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहां देखो ये PSE पर वेलोसिटी मैक्सिमम, राइट। ये ना समझना कि यहां रुका है, ये तो फोटो बना है, वास्तव में जब ये यहां आता है तो इसकी वेलोसिटी यहां मैक्सिमम होती है PSE पर। अब देखो,
अब मैं निकालने जा रहा हूं इसके SHM का टाइम पीरियड। ध्यान दीजिए जरा, अगर हम इसके SHM का टाइम पीरियड निकालें तो ये PSE है, PSE से थोड़ा डिस्प्लेस करिए तो देखना हमने मान लो इसको स्मॉल एंगल कितना डिस्प्लेस करा, थीटा, जो कि थीटा नोट से कम है, थीटा नोट से जनरल एंगल हमने घुमाया। अब हम इस जगह बताओ इस सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट रेस्टोरिंग टॉर्क देखेंगे, एकदम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो लीनियर SHM में। बताओ यहां क्या लग रहा है, mg, इधर क्या लग रहा है, टेंशन। कंपोनेंट किसके करें, टेंशन के। अब mg के, टेंशन नहीं तो mg, mg नहीं तो टेंशन। बताओ यहां बोलो ये एंगल कितना, थीटा, इधर की तरफ बोलो mg cos थीटा, इधर बोलो mg sin थीटा। बताओ हमको जरा जल्दी से, हमने थीटा घुमाया किधर, एंटी क्लॉक। इस पॉइंट के अबाउट, सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट टॉर्क कौन देगा, टेंशन का टॉर्क जीरो, mg cos थीटा का टॉर्क क्या, mg sin थीटा टॉर्क देगा। और ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस cm तक कितनी होगी, d इफेक्टिव, जिसे हम लोग बोल रहे थे। तो बताओ क्या mg sin थीटा का टॉर्क आएगा, और इस पॉइंट के अबाउट mg sin थीटा के ऐसे टॉर्क देगा, और ये टॉर्क इस थीटा के, तो दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग टॉर्क। तो बताओ टाउ रेस्टोरिंग कितना आ रहा है बेटा, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इफेक्टिव। कोई प्रॉब्लम, ये से क्या लिखेंगे हम लोग, I इंटू अल्फा, आई इंटू आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, टॉर्क किसके अबाउट, सस्पेंशन पॉइंट, तो I इज ऑल्सो अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, अल्फा बराबर mg d इफेक्टिव, और साइन थीटा को लिखा थीटा, क्योंकि हम मान रहे हैं थीटा बहुत ही स्मॉल। अगर 1-2 डिग्री होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन साइन 30 को 30 नहीं लिख सकते, साइन 0 को 0, साइन 0 को 0 लिख सकते हैं, साइन 0 0 होता है, तो साइन थीटा थीटा इसलिए तो लिखते हैं क्योंकि थीटा टेंडिंग टू 0 है। अब बताइए, तो साइन थीटा लगभग थीटा लिखा, इसलिए कह रहे हैं एंगल कैसा होना चाहिए, स्मॉल। अब देखना अल्फा को क्या लिखते थे, बोलो बेटे, ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ये ओमेगा स्क्वायर थीटा, वैसे लिखना चाहिए माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि हमारा जो टॉर्क है और थीटा है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ ये बनेगा mg d इफेक्टिव इनटू थीटा मॉडुलस, मॉडुलस लिख दे रहा हूं, बोलो। तो क्या यहां से जरा गौर से देखिए, गौर से एक काम करें अभी, चलो भाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बताओ, mg d इफेक्टिव अपॉन आई नॉट, बोलो। और चाहो तो ओमेगा निकाल लो, रूट के अंदर दिस, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसका फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर आई नॉट अपॉन mg d इफेक्टिव, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अच्छा अब आई नॉट क्या है, आई नॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम about suspension point, about suspension point, और यहां पे d इफेक्टिव इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास सिस्टम फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट। क्यों भाई, डी इफेक्टिव किस किस के बीच की दूरी है,
सीएम की, सिस्टम के सीएम की दूरी कहां से, सस्पेंशन पॉइंट से। नोट करिए, नोट करिए। अब बताइए जरा, मान लो हम आपसे ऐसे कहें, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और हमने इसको ऐसे पाइवोट कर रखा है ऐसे, इसका मास है m, लेंथ इसकी l, ठीक है, समझ लो। इधर इस पॉइंट के अबाउट, ये मान लो O पॉइंट, सस्पेंशन पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे SHM करने जा रहा है। कैसे SHM करना, क्लियर है, ये एक्सिस हो गया, अब ये इसके अबाउट ऐसे SHM कर रहा है। तो हमें निकालना है इसके SHM का टाइम पीरियड। कैसा SHM इसका, एंगुलर SHM। कभी ये यहां पहुंचेगा ऐसे, कभी ये इस तरफ जाएगा ऐसे, क्यों, समझ गए होंगे आप। तो आप हमको बताइए इसके SHM का टाइम पीरियड। तो ये फिजिकल पेंडुलम की कैटेगरी में आए। 2 पाई रूट के अंदर I अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, mg d इफेक्टिव, और d इफेक्टिव इज द डिस्टेंस बिटवीन cm एंड सस्पेंशन पॉइंट। तो बताओ t बराबर 2 पाई, बताओ उत्कर्ष बताइए, I नॉट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तुम्हारा टेस्ट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, ये एक्सेस कहां से पास कर रहा है, क्या जीरो, क्या जीरो है, अरे अरे यार वीडियो रोक दो भाई, की वैल्यू क्या आएगी, ml स्क्वायर बाई 3, इंड से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाई 3, mg डी इफेक्टिव बताओ। चलो डी इफेक्टिव क्या चीज है, सस्पेंशन पॉइंट से सीएम की दूरी, सीएम कहां है, मिड में, ये होगा मिड में, सेंटर ऑफ मास। तो बताओ ये डी इफेक्टिव की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, L/2, ये ध्यान रखना, L/2। तो यहां रखा मैंने L/2, M से M कट गया, L से L कट जाएगा, तो आंसर T बराबर 2 पाई रूट के अंदर 2L/3G, ये आएगा टाइम पीरियड, ये आएगा टाइम पीरियड। बताइए, अब आते हैं, मान लो एक रिंग है, मान लो एक रिंग है, ये रिंग है और हमने इसको ऐसे पाइवोट कर रखा है इस एक्सिस के अबाउट, ये ऐसे SHM परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर SHM। इस रिंग का मास m है, रेडियस इसकी r है, ठीक है। बताइए t बराबर, ये भी फिजिकल पेंडुलम, 2 पाई रूट के अंदर I नॉट अपॉन mg डी इफेक्टिव। बताओ आयुष, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट 2mr स्क्वायर, क्योंकि cm के अबाउट कितना था, mr स्क्वायर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां से यहां लगाएंगे कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I नॉट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए सवाल में, ICM प्लस mr स्क्वायर, क्यों, तो ICM mr स्क्वायर है प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 2mr स्क्वायर, I नॉट की वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे t बराबर 2 पाई रूट के अंदर I नॉट हो गया 2mr स्क्वायर अपॉन mg डी इफेक्टिव, बोलो चलो, डी इफेक्टिव सस्पेंशन पॉइंट से कहां की दूरी, सेंटर मास। तो ये सस्पेंशन पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास, यहां तक की दूरी r, तो ये r। तो देखो टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर
2r/g, ये आंसर होगा 2r/g। और अगर यही बॉडी डिस्क हो जाती, मान लो रिंग की जगह डिस्क होता, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और ये डिस्क है, यहां पूरे में मास है, मास m है इसका, रेडियस r है, ठीक है। ये बताओ इसका सस्पेंशन पॉइंट है O। हमें इसके अबाउट टाइम पीरियड बताना है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम 2 पाई रूट के अंदर I नॉट अपॉन mg डी इफेक्टिव लिखा जाएगा। I नॉट की वैल्यू होगी, बताओ जल्दी से, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट कितना, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, यहां से यहां एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये देखो हाफ एम आर स्क्वायर सी एम के अबाउट प्लस एम डी स्क्वायर मतलब एम आर स्क्वायर। तो यहां वैल्यू रखने जा रहे हैं हम लोग टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर 3/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम जी डी इफेक्टिव सी एम से ओ पॉइंट की दूरी, ऐसे। तो ये आएगी आर, एम से एम कैंसिल, तो ये आ गया 2 पाई रूट के अंदर 3r/2g, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? वही थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। अब बताइए एंगुलर एसएचएम है ना, मान लो हम तुमसे कहते हैं ये एक डिस्क है और ये एक रिंग है, इनको हमने यहां बेल्डिंग कर रखा है, और इस एक्सिस के अबाउट इनका एसएचएम होने जा रहा है। ये डिस्क है और ये रिंग है, मास इसका m रेडियस r, इसका भी मास m रेडियस r। इस एक्सिस के अबाउट ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। बताइए, ऊपर वाला डिस्क है, नीचे वाला रिंग है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, बताओ जल्दी से आई नॉट की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस एक्सिस। सबसे पहले डिस्क का कितना होगा, इसके अबाउट, डिस्क के सीएम के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर, ये हुआ डिस्क का, प्लस रिंग का बताओ, रिंग का अपने सीएम के अबाउट, और यहां से दूरी गलत 3r, कितनी दूरी 3r, तो सीएम के अबाउट हुआ एम आर स्क्वायर प्लस m इंटू 3r का स्क्वायर। बोलो भाई, तो यहां बताओ आई नॉट का वैल्यू आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस 10 एम आर स्क्वायर। क्या मैं सही लिख रहा हूं? तो ये आया 23/2 एम आर स्क्वायर, ये आ गया आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू आ गई 23 एम आर स्क्वायर। बताओ डी फैक्टिव बताइए उत्कर्ष, बताओ डी फैक्टिव, डी फैक्टिव क्या होता था, डी फैक्टिव क्या होता था, सीएम से सस्पेंशन पॉइंट, इनका कंबाइंड सीएम कहां होगा, इसका सीएम ये है एम मास और इसका सीएम ये है, क्या ये दोनों मास बराबर है, मास बराबर, तो इनका सीएम एकदम मिड में, मानी यहां होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास, इनका कंबाइंड सीएम। तो डी फैक्टिव की वैल्यू होगी 2r। लिखो जल्दी से आंसर, अब आंसर लिखिए, अब लिखा आंसर,
बताओ क्या लिखोगे, टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर आई नॉट अपॉन एम जी डी इफेक्टिव। बताओ टी बराबर 2 पाई, ऊपर कितना लिखा जल्दी बोलो, मुझे पता गलत लिखा तुमने, ऊपर क्या लिखा 23/2 और नीचे बोलो गलत 2m टोटल मास सिस्टम का, इसीलिए मैं कह रहा हूं गलत लिखा है, मैं जानता हूं ये गलती होगी। m सिस्टम का टोटल मास 2m है ना यहाँ पे, g इंटू डी फैक्टिव कितना 2r, देख लीजिए गलती होगी। ये देखो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, m की जगह 2m आया है यार, क्योंकि ये मास सिस्टम का है ना यार। तो t बराबर 2 पाई, m से m नीचे क्या 23/4 आ रहा है, 8 और ये r/g, ये आ गया हमारा आंसर। नोट करें। ठीक, अब मैं बात करने जा रहा हूं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हेडिंग डालिए। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में देखो क्या होता है बेटा, जो बॉब होता था यार, स्फीयर लेते थे, कभी डिस्क लेते थे, कभी रिंग लेते थे, रॉड लेते थे। अब जो पार्टिकल बॉब होगा वो कैसा होगा, पॉइंट मास। कैसा, पॉइंट मास। तो ध्यान दीजिए जरा, ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट, हम एक एल लेंथ की रस्सी से हम यहां पर एक पॉइंट मास लटकाएंगे, ये पॉइंट मास है। हाँ हाँ हाँ, मासलेस है, पॉइंट मास है एम। ठीक, क्या बताओ यही पीएससी होगी। पहले हम फिजिकल पेंडुलम से रिलेशन बना के दिखा दें। देखो आंसर तो हम ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन हम फिर भी ड्राइव करेंगे ताकि आपको फील हो कैसे निकल रहा है। बताओ आई नॉट कितना होगा इस केस में, आई नॉट, ये कैसा मास है, इसे हम लोग बॉब बोलते हैं, बॉब। और ये बताओ बेटा पॉइंट मास है। अगर ये पॉइंट मास है तो आई नॉट इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एम एल स्क्वायर पॉइंट मास, आई नॉट हो गया एम एल स्क्वायर, जी डी फैक्टर बोलो, डी फैक्टर एल। तो टाइम पीरियड आंसर तो ऐसे दिख रहा है 2 पाई रूट के अंदर आई नॉट अपॉन एम जी डी फैक्टिव। अब ये भी रिजल्ट निकाल के गए, तो टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल, एम से एम कट गया, आंसर टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल बाई जी आएगा। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ये हमने फिजिकल पेंडुलम से ही ड्राइव कर दिया, राइट, लेकिन हम इसे पूरा टाउ रेस्टोरिंग से करेंगे। फील होना जरूरी है कि कैसे एसएचएम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई, ये बॉब है, पॉइंट मास। क्या तरीका था एसएचएम करने का, सबसे पहला काम पीएससी सर्च करो। तो क्या यही पीएससी हो गया, ये हो गया पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला स्टेप, पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्प्लेस, कितना, एक्स की थीटा, थीटा, ये एंगुलर एसएचएम पढ़ रहा बेटा, थीटा। किस सेंस में घुमाया, एंटी क्लॉक। रेस्टोरिंग टॉर्क किधर आएगा, क्लॉकवाइज। तो चलिए निकालते हैं, यहां लग रहा होगा mg ऐसे, यहां लग रहा होगा टेंशन। कंपोनेंट किसके करें, mg के। तो बताओ इधर बोलो mg का
कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, ये थीटा है। इधर बोलो mg का साइन थीटा, बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई टाउ रेस्टोरिंग कौन देगा? टेंशन mg cos थीटा और mg sin थीटा में इसके अबाउट क्या mg sin थीटा का टॉर्क कैसे आएगा? ये होगा टाउ रेस्टोरिंग। मैं लिखने चला टाउ रेस्टोरिंग बराबर, बताओ क्या आएगा? mg sin थीटा इनटू डिस्टेंस कितनी? l। यहां l आएगी सीधी क्योंकि वो तो पॉइंट मास है। और बताओ इसे हम क्या लिखते थे? I नॉट इंटू अल्फा बराबर mgl, और साइन थीटा को लिख दिया थीटा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बोलो आई नॉट को वैल्यू रख दें, बताओ कितना आएगा आई नॉट? ml स्क्वायर ओनली, क्योंकि पॉइंट मास है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का ml स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितनी है? l। ml स्क्वायर अल्फा को लिख दो ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये हो गया mgl थीटा। तो ये देखो मॉडुलस ले लिया मैंने बेटे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहां से बताओ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? g/l। देख लो गौर से, ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर g/l, टाइम पीरियड हो गया 2π/ओमेगा, तो ये आ गया 2π रूट के अंदर l/g। ये हमारा आंसर, राइट। तो लॉजिक एकदम क्लियर है। सबसे पहले पीएससी सर्च किया, फिर पीएससी से पार्टिकल को थीटा एंगल डिस्प्लेस करा, रेस्टोरिंग टॉर्क निकाला, वो रेस्टोरिंग टॉर्क आई अल्फा लिखा, अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है, और वहां से ओमेगा निकाला, और ओमेगा से टाइम पीरियड 2π/ओमेगा निकाला, राइट। और रिजल्ट आया t इक्वल टू 2π रूट l/g। हेडिंग डालें लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, इसे हटा दें, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, हमें सेकंड पेंडुलम की लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, बताओ भाई सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड, हाँ 2 सेकंड। क्यों? टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम होता है 2 सेकंड। ये एक एक्सट्रीम से भाई कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे कर रहा है, ऐसे यहां से यहां तक जाने में, तो ये दो एक्सट्रीम इनके बीच में वो टाइम लगाता कितना? 1 सेकंड। इसलिए उसे सेकंड पेंडुलम कहते हैं कि वो दोनों किनारे के बीच का गैप कितने टाइम में कवर करता है? 1 सेकंड में, और उसे बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। टाइम पीरियड कितना? 2 सेकंड। ठीक, अब समझो तो t बराबर क्या था? 2π रूट के अंदर l/g। हम सेकंड पेंडुलम का लेंथ निकालना चाहते हैं कि जो सेकंड पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम तो है ही है। अरे सिंपल पेंडुलम में कोई पेंडुलम ऐसा भी हो सकता है जिसका टाइम पीरियड 4 सेकंड हो, किसी का 10 सेकंड भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि उसकी क्या लेंथ है। अलग अलग रस्सी से बांधोगे तो अलग अलग टाइम पीरियड, लेंथ बढ़ाते जाओगे टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो टाइम पीरियड तो तुम्हारे हाथ में है कंट्रोल करना कि आप उस बॉब को कितनी बड़ी रस्सी से लटका करके ऑसिलेट कराने जा रहे हैं। बताओ भाई टी कितना है? 2 सेकेंड, 2π रूट के अंदर l/g, जी को लिख दिया मैंने पाई स्क्वायर। क्या आपको पता है जी 10 होता है और ये पाई स्क्वायर भी तो 10 होता है। जी की वैल्यू पाई स्क्वायर के बराबर होती है। बोलो
तो यहां से पाई बाहर आया तो 2 बराबर 2 पाई बाई पाई रूट एल, पाई ने पाई को काट दिया, रूट एल बराबर 1, स्क्वायर कर दो, एल बराबर 1 मीटर। सेकंड पेंडुलम की लेंथ होती है 1 मीटर, यानी 1 मीटर की रस्सी से बांध के बॉब को ऑसिलेट कराओगे तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड आएगा। राइट, नोट लगाइए, नोट लगा के कुछ पॉइंट्स लिखिए। नोट में पहला पॉइंट, ठीक है, बोला जाए। पहले पॉइंट में लिखें, इफ ए सिटिंग बॉय, इफ ए सिटिंग बॉय, कोई लड़का बैठा हुआ है पहले, इफ ए सिटिंग बॉय ऑन ए स्विंग, इफ ए सिटिंग बॉय ऑन ए स्विंग स्टैंड अप, स्टैंड अप, बताओ मैं ऐसे बैठा था, एक स्विंग पेंडुलम ऐसे, कैसे पेंडुलम मानेंगे, फिजिकल पेंडुलम, मैं उस पर बैठा था, मैं अचानक खड़ा हो गया। तो अगर मैं खड़ा हो गया तो बताओ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, यार ये था स्विंग, ये था, यहां पे वो लड़का पहले ऐसे बैठा था ऐसे, अब वो खड़ा हो गया, अगर वो खड़ा हो गया ऐसे, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहां कहीं था, अब यहां कहीं पहुंच गया, तो डिफेक्टिव पहले से कम हो गया, और डिफेक्टिव का मतलब एल हो गया, अगर ये कम हो गया तो बताओ एल डिक्रीजेस, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, नोट कर लीजिए। If a sitting boy on a swing stand up, then L decreases and time period decreases. ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट देखिए इसके लिए, अगर हम यहां सीलिंग से, ये एक स्फेरिकल बॉल है, इसके अंदर हमने पूरे में वाटर भर रखा है ऐसे, वाटर भर रखा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पर, तो ये एल होगा ये, ठीक। यहां पर एक छोटा सा होल हो गया है, पानी लीक कर रहा है, पानी लीक कर रहा है, तो सवाल लिखिए पहले, इफ ए होल इज मेड, इफ ए होल इज मेड at the bottom of, at the bottom of hollow sphere, if a hole is made at the bottom of hollow sphere, hollow sphere, hollow sphere, कॉमा करके लिखें, CM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, किधर की तरफ जाएगा सेंटर ऑफ मास, बताओ, पहले सेंटर ऑफ मास यहां है, और जैसे जैसे ये खाली होगा, सोच के बोलो, पानी इधर चला जाएगा ऐसे, तो मास कहां होगा, नीचे की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, नीचे। अरे रुक तो जाओ, पहले ये खाली हो रहा है, सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, नीचे, अभी यहां पहुंच गया सेंटर ऑफ मास, थोड़ी देर बाद और खाली होगा और नीचे, तो बताओ एल की वैल्यू बढ़ेगी, एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन जब ये पूरा खाली हो जाएगा, बताओ भाई, जब ये पूरा खाली हो जाएगा, तो बताओ तुम मुझे सेंटर ऑफ मास फिर कहां,
फिर वापस मिड पर आ जाएगा जो यहां था। तो टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा फिर घट के इनिशियल के बराबर। तो लिखिए इसमें, इफ ए होल इज मेड एट द बॉटम of hollow sphere, cm comes down and then moves up and then move up and then move up. Due to this L and T, L length, T time period, L and T first increases, L and T first increases and reaches a maximum and decreases and then decreases till it becomes equal to initial value, and then decreases till it becomes equal to initial value. कह रहा फिर ये डिक्रीज करेगा कब तक, जब तक कि इनिशियल वैल्यू के बराबर ना हो जाए, राइट। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में नोट में। तो ये सब सिंपल पेंडुलम के बारे में पॉइंट चल रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में सवाल मिलेंगे आपको देखने में कि एक हॉलो स्फीयर के अंदर पानी भर दिया, एल लेंथ की रस्सी से बांध दिया और फिर उसमें एक छेद कर दिया, पानी लीक हो रहा, बताओ उसका टाइम पीरियड। अब ऑप्शन पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इंक्रीज, फिर हमेशा के लिए ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे। कर लेंगे। अगला सवाल लिखें, इन ए फ्री फॉलिंग लिफ्ट or a satellite in space या तो स्पेस में कोई सैटेलाइट जहां ग्रेविटी खत्म, या कोई फ्री फॉलिंग लिफ्ट है, दैट इज, ऐसे करके लिखिए, दैट इज जी इफेक्टिव इक्वल टू 0, दैट इज जी इफेक्टिव इक्वल टू 0। अब उस लिफ्ट के अंदर या सैटेलाइट के अंदर एक हमने सिंपल पेंडुलम ले रखा है, सीलिंग से एक एल लेंथ की रस्सी से एक पार्टिकल को लटका रखा है, राइट। तो जी इफेक्टिव कितना है, 0। देन पेंडुलम will not oscillate, because, क्यों नहीं ऑसिलेट करेगा बताइए, because there is no restoring torque, अब ये भी तुमने देखा रेस्टोरिंग टॉर्क किसका आता था, mg sin थीटा का। जब mg ही नहीं है तो कोई रेस्टोरिंग टॉर्क, तो सुनो, अगर वो पेंडुलम इधर है ऐसे 2 डिग्री पे है, तो बताओ उसे वापस मीन तक लौटने में कितना समय लगेगा, इनफाइनाइट। कितना टाइम लगेगा, लौटेगा ही नहीं, मतलब कभी वो, अगर वो यहाँ है तो यहीं रुका रहेगा, राइट। ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, इधर है तो ऐसे रहेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड देखो जरा, 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना है, 0, तो टाइम पीरियड कितना, इनफाइनाइट। तो टाइम पीरियड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है कि वो पार्टिकल वास्तव में एसएचएम करेगा ही नहीं, वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, वो जहां है वो वहीं पर रुका रहेगा, राइट। कोई प्रॉब्लम। अगला देखें पॉइंट, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम is made infinite, if the length of the pendulum is made infinite,
then time period of simple pendulum will not be infinite. Then time period of simple pendulum will not be infinite. समझो जरा मतलब क्या है। कह रहे हैं अगर हम अर्थ की सरफेस पर किसी पार्टिकल को कितनी लेंथ की रस्सी से, इनफाइनाइट लेंथ की रस्सी से ऑसिलेट कराएंगे तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होगा। क्या होगा वो मैं लिखने जा रहा हूं, जीरो नहीं, क्या होगा वो मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ऐसे समझो ये हमारा सीलिंग, ये वो रस्सी है और ये लेंथ टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बाद में करूंगा मैं, बाद में, अभी एल मान के चल रहा हूं। और ये हमारा है वो बॉब और ये है हमारा अर्थ। ये अर्थ की रेडियस है कितनी, आर ई, अर्थ रेडियस आर ई। कोई दिक्कत है? अब देखिए हम इसको अर्थ की सरफेस पर ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, मान लो यहां पहुंचा, कितना एंगल डिस्प्लेस कर दिया हमने, थीटा। तो ये पार्टिकल यहां पर है ऐसे, ठीक, थीटा एंगल हमने डिस्प्लेस किया, ये पीएससी थी, बोलो यहां पहुंचा। तो बताना भाई अब इस पर चाहो तो फोटो थोड़ा बड़ा बना दें क्या, ऐसे समझो, अब ये यहां था, अब ये यहां पहुंच गया ऐसे, अब ये यहां पहुंच गया, आप ऐसे समझो यहां पहुंच गया, ठीक, ऐसे। अब ये रस्सी से ऐसे बता है, ठीक। मान लो आपने कहा कि हमने इसको थीटा घुमाया, बताओ इस पर mg कितना लगेगा, इस पार्टिकल इस जगह पे हम रेस्टोरेंट टॉर्क निकालना चाहते हैं, mg टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे लगेगा, ऐसे वर्टिकल ना कर देना, तो इधर की तरफ लगेगा mg। बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, अगर हम तुमसे कहें ये एंगल अगर हम कहते हैं फाई है, कितना फाई, तो ये एंगल बताओ, चलो थीटा प्लस फाई, बहुत बढ़िया, थीटा प्लस फाई। इधर लग रहा था हमारा mg का, mg इधर है cos थीटा प्लस फाई, और इधर की तरफ लगेगा mg का साइन थीटा प्लस फाई, सॉरी इधर तो mg है, वेरी गुड, इधर mg cos, तो इधर mg साइन थीटा प्लस फाई, सही है, mg साइन थीटा प्लस फाई। अब हमको बताइए रेस्टोरेंट टॉर्क कौन देगा, mg साइन थीटा प्लस फाई रेस्टोरेंट टॉर्क, और वो इधर है ऐसे, तो बताओ भाई टाउ रेस्टोरिंग किसका, mg साइन थीटा प्लस फाई इंटू एल, बोलो कोई दिक्कत है क्या? और यही बराबर किसके होगा, आई अबाउट ओ पॉइंट अल्फा, आई अबाउट ओ पॉइंट, वो आई बताओ ml स्क्वायर होगा कि नहीं, पॉइंट मास है, बोलो, और अल्फा, और ये होगा mg साइन थीटा प्लस फाई, साइन को हमने लिख दिया थीटा प्लस फाई, क्योंकि हम लोग स्मॉल एंगल में बात कर रहे हैं, तो आई नोट हो जाएगा ml स्क्वायर अल्फा mg थीटा प्लस फाई इंटू एल, एल से पावर जाएगा, m से m जाएगा, अल्फा बराबर आएगा g बाई एल थीटा प्लस फाई। हमें अल्फा को अब हम लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और बताओ हमने थीटा डिस्प्लेस किया तो थीटा के साथ प्रोपोर्शनलिटी लानी है हमको, थीटा के साथ ही तो प्रोपोर्शनलिटी लानी है, तो बताओ यहां से थीटा को कॉमन ले लो, अल्फा बराबर जी बाई एल, थीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस फाई बाई थीटा, बोलो भाई अल्फा बराबर, इसको हम लोग एक्स मान लेना, ये गैप देखो
ये गैप x, ठीक, ये गैप हमने x मान लिया। अब ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो ये एंगल भी बहुत छोटा ही तो था। तो बताओ थीटा, थीटा का मतलब टेन थीटा कितना होगा, बोलो जल्दी से। थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एक्स अपॉन एल था। टेन फाई कितना होगा, तो फाई इक्वल टू या टेन फाई कितना होगा, बताओ जल्दी से। इस ट्रायंगल में देखो ये फाई है तो टेन फाई एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वैल्यू जरा यहां रखो बेटे, यहां रखो। तो जी बाई एल थीटा 1 प्लस फाई की वैल्यू एक्स बाई आर अपॉन एक्स बाई एल, एक्स से एक्स कट गया तो अल्फा बराबर जी बाई एल। कोई दिक्कत है क्या, जी बाई एल थीटा, और इधर बोलो क्या आ रहा है, 1 प्लस क्या आ रहा है एल बाई आर, ये तो आ रहा है, देख लीजिए एल को हम अंदर कर दे रहे हैं तो अल्फा बराबर जी थीटा 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। अब ठीक है, बोलो, एल को अंदर कर दिया। अब देखिए एल टेंडिंग टू इनफाइनाइट रख दीजिए, तो एल अगर टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो अल्फा बराबर जी थीटा बाई आर। अब इसको इक्वेट कर दो ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी रूट के अंदर जी बाई आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रूट के अंदर आर ई बाई जी। तो अर्थ के सरफेस पर अगर हम किसी पार्टिकल को इनफाइनाइट लेंथ की रस्सी से बांधकर ऑसिलेट कराएं तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट आर ई बाई जी होता है। और आर ई बाई जी इधर देखिए, आर ई बाई जी टाइम पीरियड बराबर 2 पाई, सॉरी आर ई की वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर। और बताओ जी तुम्हें पता है जब ये वैल्यू रखते हैं तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू टी बराबर 84.6 मिनट, टी इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई बाई जी 84.6 मिनट, या इसको घंटे में 1.4 आवर, इतने टाइम का उसका ऑसिलेशन होगा। राइट, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेते हैं कि एक इनफाइनाइट लेंथ के रस्सी से बांध करके हम किसी पार्टिकल को एसएचएम कराने जा रहे हैं, बताओ उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आंसर इनफाइनाइट ना कह देना, आंसर है टी इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई बाई जी 84.6 मिनट या 1.4 आवर। राइट, हेडिंग डाले एप्लीकेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब यहां से बातचीत हम लोग कल करेंगे।